हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, मोस्ट अवेटेड वीडियो है या बोल सकते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, जिसकी डिमांड बहुत सारे कैंडिडेट्स ने की थी। जो लोग देख रहे हैं आने वाली भर्ती असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर की। देखिए दोस्तों, आने वाले माह में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा इस भर्ती का विज्ञापन कभी भी प्रकाशित किया जा सकता है। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो भर्ती है दोस्तों, इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, किन बुक्स का आपको सहारा लेना है और क्या आपकी सटीक रणनीति होगी, इससे संबंधित ये पूरा वीडियो होगा। आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों मैं आपको बता दूं, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की जो ये पोस्ट होंगी, ये केवल और केवल उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत होंगी। यानी कि अगर आप इस भर्ती में सेलेक्ट हो जाते हैं तो या तो आपको पोस्टिंग उत्तराखंड सचिवालय में मिलेगी देहरादून में, या आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में मिलेगी। और मैं बोल सकता हूं दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत ग्रुप सी में, लोअर पीसीएस के साथ साथ ग्रुप सी में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और बोल सकता हूं कि बहुत पावरफुल पोस्ट होती है समीक्षा अधिकारी एंड सहायक समीक्षा अधिकारी की। तो इस जॉब को अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये पूरा ही वीडियो आपके लिए है। वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों। जो लोग मुझ पे यकीन करते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी पे, मेरे मोटिवेशन पे, तो वो लोग वीडियो में बने ही रह सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि ये उनके काम की चीज नहीं है तो वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, ये आरओ और एआरओ होता क्या है। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी एक हिसाब से ऑफिस सिटिंग जॉब होती है। जैसे आपने देखा होगा, ऑफिस में एक जूनियर असिस्टेंट होता है, फिर उसके बाद वो सीनियर असिस्टेंट बनता है, बड़े बाबू। उसके बाद वो एआरओ बनता है, यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। यानी कि एक टाइप की क्लैरिकल पोस्ट ही है बड़े लेवल पे। लेकिन जैसे ही रिव्यू ऑफिसर बन जाता है आदमी, तो फिर एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। और उसके बाद दोस्तों, अगर कम एज में आप यहाँ पर रिव्यू ऑफिसर वगैरह बनते हैं तो प्रमोशन के चांसेस रहते हैं, आप सचिव वगैरह तक भी इसमें जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है इसमें। ठीक है, तो एक अच्छी वैकेंसी है, मैं बोलना चाहूंगा। और इसके अलावा जो इसका ग्रेड पे वगैरह है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो सभी बातों को समझेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो होगा इस भर्ती के लिए। इसको अगर आपने फॉलो कर दिया तो आधा काम आपका यहीं पे बन जाएगा। बाकी चीजें तो हम करेंगे आगे, लास्ट में बताऊंगा क्या क्या चीजें होनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर 2023 का जो फॉर्म आएगा दोस्तों, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। और ग्रेजुएशन आपका आर्ट्स में हो सकता है, कॉमर्स में हो सकता है, साइंस में हो सकता है, टेक्निकल एजुकेशन हो सकती है, कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, बट बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो इसमें रहती है दोस्तों, वो रहती है 21 से 42 ईयर्स। यानी कि न्यूनतम उम्र इसमें 21 साल रहती है और अधिकतम उम्र इसमें 42 साल रहती है। बाकी जो भी संबंधित कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी वगैरह, उनको 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा अपर एज में। ठीक है, यानी कि 42 5 47 उनकी एज इसमें काउंट की जाएगी। तो ये इसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है भर्ती के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद सीधे आते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है, इस भर्ती का सिलेबस और पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस भर्ती का जो सिलेबस होगा और पैटर्न होगा वो क्या रहेगा। तो देखिए, इस भर्ती को मैं अगर बोलूं दोस्तों, तो ये भर्ती 2 चरणों में पूर्ण होगी आपकी। वैसे तो 3 चरण है इसमें, तो मेनली 2 चरण है इसमें। सबसे पहले आपका इसमें होगा प्री एग्जाम होगा। ठीक है, जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं दोस्तों। प्री एग्जाम, इसमें प्रारंभिक एग्जाम होगा। इसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो बैठेंगे मेंस में। मेंस में आपके दोस्तों 3 पेपर होंगे। पहला पेपर इसमें जीएस का होगा। सेकंड पेपर इसमें आपका हिंदी आलेखन का होगा, जिसमें लेटर राइटिंग, ड्राफ्टिंग और अन्य चीजें पूछी जाती है। और तीसरा पेपर इसमें ऐसे का होता है। ऐसे में दोस्तों आपके 3 ऐसे पूछे जाएंगे जो कि अलग अलग खंड से होंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें एक तीसरा पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि होगा कंप्यूटर स्किल का और टाइपिंग का। जो इसमें एआरओ की पोस्ट है दोस्तों, एआरओ की पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग रहेगी सभी जगह पे, वो लोक सेवा आयोग हो या सचिवालय हो। एआरओ की पोस्ट के लिए टाइपिंग अनिवार्य है। 4,000 की डिप्रेशन, यानी कि जो आपकी स्पीड लगभग 4 से 8 हजार होती है, जो कि आपकी कनिष्ठ सहायक में मांगी जाती है, वही यहाँ पे स्पीड मांगी जाती है हिंदी टाइपिंग में। अभी डिस्कस कर लेंगे हम कैसे कैसे मांगी जाती है, जब इसका हम सिलेबस देखेंगे अच्छे से। तो देखिए, ये आपका जो पैटर्न है दोस्तों, इसी पे एग्जाम होता है, कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं है। और वैसे भी उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्जाम में अब इंटरव्यू हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसके सिलेबस पे चलते हैं, और सिलेबस से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सिलेबस इसका देख लेते हैं। तो देखिए, सिलेबस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसका जो प्री एग्जाम होगा दोस्तों, आपका ये जीएस का पेपर होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150। ठीक है, 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे।
और इन 150 प्रश्नों में दोस्तों आप देख सकते हैं कौन कौन से इसमें विषय होने वाले। तो सबसे पहले इसमें देखिए सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से आपके क्वेश्चन बनेंगे। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, यानी कि हिस्ट्री आपको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में, देखिए विश्व का नहीं पूछा जाएगा, केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स की बात हो रही है। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग की बात हो रही है। रीजनिंग के साथ साथ इसमें एलिमेंट्री मैथ के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे लाइक परसेंटेज वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, स्पीड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। माफ कीजिए, स्पीड टाइम वाला जो क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क वाला जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान। अब एक बात बहुत समझने वाली है दोस्तों, इस चीज का कोई भी कैंडिडेट ध्यान नहीं रखता, इसी वजह से अमूमन कैंडिडेट एग्जाम में फेल होते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ भाषा आपको दी गई होगी, साफ साफ आपने समझना है। प्री जो एग्जाम होगा, प्रारंभिक जो परीक्षा होगी इसमें, वो लाइक जो आपका लोअर पीसीएस का पेपर होता है ना, लोअर पीसीएस प्री जो होता है, लोअर पीसीएस प्री का पेपर आपने देखा होगा, 100 की जीएस आती है और साथ ही 50 क्वेश्चन इसमें तर्क शक्ति के रहते हैं। ठीक है, तो इस वाले मेथड पे बना होता है लोअर पीसीएस का पेपर। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आरओ का पेपर था, अगर 2016 का आप पेपर देखेंगे दोस्तों, तो उसमें पूरे 50 प्रश्न यहाँ पे पूरे 50 प्रश्न नहीं दिए गए थे रीजनिंग के। इसमें दोस्तों केवल 25 से 30 क्वेश्चन जो थे रीजनिंग के थे। लगभग 100 से 120 क्वेश्चन जो थे वो जीएस, उत्तराखंड जी के और अन्य जो भी टॉपिक दिए गए इन सभी को मिक्स किया गया था इसमें। ठीक है, तो इस पैटर्न पे पेपर बना था। लेकिन हो सकता है, देखिए अभी मैं कुछ बातें निकल के आई हैं, अभी जब तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये कंफर्म करना उचित नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए पिछले बार की पेपर की मैं बात करता हूं, मैंने पेपर को एनालिसिस किया। पेपर में लगभग 27 से 30 क्वेश्चन, प्री के पेपर में 27 से 30 क्वेश्चन जो थे ये उत्तराखंड जीके के थे। ठीक है, और पेपर में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो बने थे वो थे जनरल रीजनिंग के, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, तर्क शक्ति के। और 90 से 95 क्वेश्चन जो बने थे दोस्तों, ये आपके जनरल स्टडी के बने थे, जीएस के। इस जीएस में दोस्तों आपका करंट अफेयर्स भी था, कंप्यूटर भी था और जनरल साइंस भी था। ठीक है, तो सभी इंक्लूड हो गए, जो भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए ये 90-95 में इंक्लूड था। उत्तराखंड 25-30 नंबर की अलग पूछी गई थी और 30 नंबर के आसपास आपका क्या था, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन। तो ये एक एवरेज था पिछले साल या पिछली बार का जो पेपर 2016 या 2017 में जो पेपर हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बट अभी ये सुनने में आ रहा है दोस्तों, जो ये पैटर्न है इसमें कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐड किए जा सकते हैं सामान्य हिंदी के प्री में। लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं है, जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगी। अब जो ग्रुप सी वाले कैंडिडेट हैं उत्तराखंड में, उनको सामान्य हिंदी पढ़ना पड़ता है। ग्रुप सी में सामान्य हिंदी आती है यूके ट्रिपल एससी में, तो उन लोगों को तो कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ग्रुप सी की वजह से उनका हिंदी का रिवीजन अच्छा खासा हुआ रहेगा। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट है और जिनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती, तो उनके लिए थोड़ा यहाँ पे चुनौतीपूर्ण ये कार्य रहेगा। बट ये अभी मैं अनुमान पे बोल रहा हूँ, इसका कोई भी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ जब तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बट सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पे, जैसा उत्तर प्रदेश में होता है, प्री एग्जाम में रीजनिंग के थोड़ा क्वेश्चन घटा के और जीएस के थोड़े क्वेश्चनों को कम करके 20-25 नंबर हिंदी के भी ऐड किए जाएंगे, सामान्य हिंदी, जो कि हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, लाइक यूके ट्रिपल एससी का जो 20 नंबर का पोर्शन आता है वैसा ही होने वाला है। बट ये देखने वाली बात होगी जब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही ये कंफर्म हम कर पाएंगे कि ये बातें सही हैं या गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये प्री का आपने सिलेबस देख लिया दोस्तों, ये प्री का पूरा पैटर्न है। तो प्री का पैटर्न देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दोस्तों, प्री के पैटर्न पर ही आपका जो मेंस होने वाला है, मेंस में जीएस का पहला पेपर होगा ना, वो इसी का पूरक होगा एक हिसाब से। प्री में अगर आप जीएस अच्छे से क्लियर करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको 100% मेंस के जीएस पेपर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेंस का जो जीएस पेपर है वो आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है। इसमें मेंस का जो पेपर होगा ना आपका जीएस का, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसमें, आपको लिखना नहीं है। केवल हिंदी वाले जो दो सेक्शन है, ऐसे ऐसे भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं आप। केवल हिंदी वाला जो सेक्शन है बीच वाला, और ऐसे दो खंड मेंस के ऐसे हैं जिसमें आपको रिटर्न करना है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखना है। बट जो जीएस का पहला पेपर होगा मेंस का, वो केवल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो उसमें क्या आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, एमसीक्यूज बेस्ड है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जीएस को देखिए किसी की राइटिंग स्किल थोड़ा वीक होती है, तो उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
और मेंस का जो जीएस का पेपर है कहीं ना कहीं बहुत वेरिएशन पैदा करेगा, क्योंकि हिंदी में लगभग लगभग सभी अभ्यर्थी बराबर स्कोर करते हैं हिंदी और निबंध लेखन में। तो ये पेपर वेरी करेगा मेरिट को, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम समझ के देखिए दोस्तों कि जो प्री का सिलेबस या पैटर्न है वो कैसा रहेगा, देख लीजिए। इसके अलावा देखिए इसमें आपको ये बोला गया कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव और इनके संबंधित ये चीजों पर होंगे। अगर आपके पास इस सिलेबस संबंधित पीडीएफ नहीं है तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाकी इसमें देखिए हर चीज में ये बोला गया, देखिए अभ्यर्थियों से कंप्यूटर विज्ञान के आधारभूत ज्ञान, ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो आप लोगों को ये समझना है दोस्तों, जो आपका प्री एग्जाम बनता है ना उसमें सामान्य 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 शब्द का एक अर्थ क्या है, हर जगह पे सामान्य आप देखते हैं। जनरल, जनरल का मतलब ये होता है कि आयोग आपको ये बोल रहा है या एग्जामिनर आपको यह बोल रहा है कि ज्यादा डिटेल में या ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं घुसना है, आपको महासागर के या तालाब के ऊपर बस तैरना है, आपको ज्यादा गोताखोर बन के अंदर से कुछ भी सर्च नहीं करना है। यानी कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, जनरल साइंस एंड रीजनिंग के, तो आपको केवल यही क्लियर करने हैं, यहीं से आपका प्री निकल जाएगा। यानी कि सिंपली भाषा में बोलूं, सिंपल में बोलूं तो ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस बेसिक चीजें अपनी क्लियर करनी है जो कि सिलेबस में दी गई है। बहुत डिटेल में मत जाइए। जैसे कि सामान्य विज्ञान बोल रहा है तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत वही क्वेश्चन बनेंगे जो कि दैनिक जीवन में हमारे सामान्य विज्ञान की उपयोगिता है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन बन गए डेप्थ में और बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनते। तो इन चीजों से भी आपको बचना है। समय बचाना और स्मार्ट काम करना इसी को बोला जाता है कि आप लिमिटेड पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें जो कि एग्जाम में बनने वाला है। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत समय है और आप अनलिमिटेड पढ़ रहे हैं लेकिन वेस्ट पढ़ रहे हैं, जो कि कंटेंट ऐसा है आपका कि जो काम ही नहीं आने वाला एग्जाम में। तो इन चीजों से बचना भी दोस्तों कहीं ना कहीं सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन की जर्नी में खुद को स्टेबल रखना और एक क्वालिटी कंटेंट को फॉलो करते हुए सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। उसमें मेहनत भी कम लगेगी आपकी, नहीं तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा एफर्ट करेंगे और एक आदमी कम एफर्ट कर रहा है उसका भी सिलेक्शन हो रहा है, आपका भी सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर साबित होता है कि ज्यादा एफर्ट करने वाले ने अपना टाइम ज्यादा वेस्ट किया और अपनी कहीं ना कहीं दोस्तों जो आप बोलते हैं ना मेंटली जो पीस है, उसके अलावा जो है फिजिकली एफर्ट है वो भी तो लगता है एग्जाम में या पढ़ाई करने में। तो इससे बचना है आपको। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको क्या करना है। तो ये तो प्री का आपका हो गया सिलेबस, ये इंग्लिश में सिलेबस है, आप लोग देख लेना, ठीक है। प्री का मैं आपको समझा चुका हूँ गणित। प्री में आपका जीएस के क्वेश्चन बनेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन बनेंगे, और हो सकता है इस बार आपको थोड़ा थोड़ा इन क्वेश्चनों की कटौती देखते हुए सामान्य हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए अब प्री पेपर में, ठीक है। प्री का जो पेपर रहेगा भैया केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जैसे कि लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस अन्य एग्जामों में होता है ना, क्वालिफाई होता है, कट ऑफ आता है, जो कट ऑफ क्लियर करते हैं वो मेंस देते हैं। यानी कि प्री जो होगा एक तरह के स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, इसके मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपका जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम में जो पहला पेपर होगा जीएस का जो कि 100 मार्क्स का होगा। देखिए अब यहां से जर्नी शुरू होती है, यहां से समझना है। मेंस में जो आपका पहला पेपर होगा वो जीएस का पेपर होगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। देखिए वस्तुनिष्ठ का मतलब है ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, इसमें एमसीक्यू, जैसा कि प्री में पेपर बनेगा ना जीएस का, वैसा ही प्री के पेपर की तरह ही टिक मार्क वाला पेपर होगा। इसमें लिखना नहीं है आपको। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों को जीएस में ज्यादा लंबे क्वेश्चन याद करने में या एनालिसिस करने में दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट लिखने में दिक्कत होती है, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके भी टिक लगा सकते हैं और इन चीजों से बच सकते हैं। यानी कि सिलेक्शन थोड़ा आसान हो रहा है और सिलेक्शन यहाँ पे कठिन भी हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए लिखना आसान होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर में वो मात खा जाते हैं। तो दोनों ही पक्षों का यहाँ पे संतुलन बनाया गया है और मैं तो ये बोलूंगा ये बहुत अच्छा पेपर है। इसमें जो आपके 100 प्रश्न बनेंगे ये सामान्य विज्ञान से बनेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से बनेंगे, यानी कि करंट अफेयर से बनेंगे। इसके अलावा भारत का जो इतिहास है वहां से क्वेश्चन बनेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनेंगे, भारतीय राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन होंगे, विश्व भूगोल और जनसंख्या विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, फिर से देखिए प्रारंभिक ज्ञान और अनुप्रयोग। यानी कि जैसे क्वेश्चन अमूमन यूके पीसीएस, पीसीएस प्री, लोअर पीसीएस प्री, अन्य आरओ आरओ में क्वेश्चन पूछता है, वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी बनने वाले हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखो दोस्तों, अगर आपने प्री में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, देखिए प्री प्री का जो सिलेबस है उसको देख लीजिए आप ध्यान से। प्री में जो आपका सिलेबस है लगभग सेम सिलेबस है, प्री का जो सिलेबस है और या पैटर्न है वही आपका मेंस में जीएस के पेपर का पैटर्न है, लगभग लगभग वही है। अगर आप प्री में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं,
और प्री की जो कंटिन्यूटी या नोट्स मेकिंग की मेथड को आप कंटिन्यू रखते हैं मेंस के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मेंस में आपको जो पहला जीएस का पेपर होगा उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप देख सकते हैं जीएस का जो पहला पेपर है सेम लाइक प्री में जो आपका सिलेबस पैटर्न है उसी को फॉलो ही कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले पेपर में आपको ये फायदा मिलने वाला है। इसके बाद जो इसका दूसरा पेपर होगा मेंस का, ये 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों। इसमें जितने भी मार्क्स आप लाएंगे 60 65 70 वो आपका मेंस में जुड़ेगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नहीं होगा, ये जुड़ेगा। इसके बाद दूसरा जो पेपर होगा मेंस में आपका, दूसरा पेपर है हिंदी संरचना का या हिंदी आलेखन इसको कहा जाता है दोस्तों। इसमें आपके 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा दोस्तों ये, और इस पेपर को आपने लिखना पड़ेगा। ये पेपर जो होगा दोस्तों आपका लिखित पेपर होगा, ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, यानी कि एमसीक्यूज नहीं होंगे इसमें। इसमें आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें जो पहला पेपर आएगा, पहला जो खंड होगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका एक गद्यांश आपको दिया जाता है, अपठित गद्यांश, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक पैसेज आपको मिलता है। पैसेज का आपको टाइटल देखना पड़ता है और उसका समरी लिखनी पड़ती है 1/3 में। ठीक है, टोटल पैसेज की 1/3 में आपको एक ब्यूटीफुल समरी बना के लिखनी पड़ती है। और साथ ही उसमें कुछ ऐसे लाइंस होते हैं जिनको अंडरलाइन किया होता है, और उन अंडरलाइन जो वाक्य होते हैं उनकी आपने व्याख्या करनी होती है। तो ये पहला इसमें क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सार लेखन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आपको सरकारी पत्र दिया होगा उसका सार्वजनिक रूप यानी कि टेबुलर फॉर्म में उसको बनाना होगा। कैसे बनाते हैं क्या करते हैं ये जब हम क्लासेस आपको देंगे तब आपको बता देंगे। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन होगा इसमें पत्राचार यानी कि पत्र आपको लिखना होगा। शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय आदेश विज्ञप्ति परिपत्र टिप्पणी इनमें से कोई भी एक पत्र आपका बनेगा और उसका पूरा प्रारूपण यानी कि ड्राफ्टिंग आपको दिखानी पड़ेगी। इसके बाद चौथा पोर्शन है इसमें पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण, जिसमें आपको 12 शब्द मिलेंगे जिनका आपने 10 शब्दों का अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। यानी कि ऑफिस में जो यूज होने वाली वोकैब है उस वोकैब के आपको 12 वर्ड मिलेंगे जिसको आपने हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, जैसे कि हम बोले ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग का क्या अर्थ होता है, तो ड्राफ्टिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रारूपण। ठीक है, ऐसे आपने करना होगा। ऐसे फिर आपको दोस्तों 12 शब्द और मिलेंगे जो कि हिंदी में दिए गए होंगे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा। यानी कि आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करना है, ये वाला चौथा और पांचवा क्वेश्चन। आपको शब्दों को हिंदी में भी उनके अर्थ बताने हैं और हिंदी वाले शब्दों को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पेपर है जो एक हिसाब से देख सकते हैं कि पूरा और पूरा ऑफिस जो एक्टिविटीज होते हैं उससे उससे बेस्ड है। क्योंकि ऑफिस एक्टिविटीज में दोस्तों आपका सरकारी पत्र का सार्वजनिक रूप आपने बनाना पड़ेगा, आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, टिप्पणी नोट वगैरह जो बनता है मसौदा वो बनाना पड़ेगा। साथ ही जो भी पारिभाषिक शब्दावली होती है ऑफिस की वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बहुत से शब्द हम यूज करते हैं ना कि इन जो निपटान है ऐसे किया जाए, ब्यौरा दिया जाए, मसौदा बना जाए, टिप्पणी क्या है, तो ये सभी चीजें जो भी पारिभाषिक शब्दावली है ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मेंस का सेकंड पेपर हो गया। इसके बाद देखिए इसमें तीसरा पेपर है भैया जो कि होता है ऐसे का। ठीक है, तीसरा पेपर है ऐसे का पेपर भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों, और ये मैं बोलूंगा कि ये आपके मार्क्स मेकिंग पेपर है। इसमें आपका देखिए जो अच्छे से मेहनत करेगा, जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी होंगी वो इसमें बाजी मारेगा भैया। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ इसमें देखिए 3 घंटे में आपको 3 निबंध लिखने हैं। इसमें 100 मार्क्स का ये पेपर भी होगा। तो 100 नंबर का जीएस का पेपर है, 100 नंबर का हिंदी आलेखन वाला पेपर है जिसमें पत्र वगैरह है, और 100 नंबर का ये ऐसे का पेपर है। यानी कि आपका मेंस जो हो गया टोटल 300 मार्क्स का आपका इस बार मेंस होने वाला है। ठीक है, अब इसमें देखिए 100 अंकों के जो आपका ऐसे होगा इसमें 3 खंड होंगे, खंड क खंड ख खंड ग, यानी कि ए बी सी 3 इसमें सेक्शन होंगे। और इसमें जो आपके ऐसे बनेंगे, पहले सेक्शन में आपके साहित्य संस्कृति सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र, यहां से आपका कोई ऐसे बन जाएगा। दूसरा जो आपका खंड है विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार, इन टॉपिकों से कोई आपके निबंध बन जाएंगे। तीसरे खंड में आपका कोई भी जो आपका करंट अफेयर्स या करंट इश्यू है, साथ ही आपका जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, और साथ ही जो भी हमारी नेशनल डेवलपमेंट की पॉलिसीज हैं तो उनसे संबंधित कोई ऐसे बन जाएगा इसमें। तो यानी कि आपको हर जगह अपडेट रहना है। करंट अफेयर से भी आपका यहाँ पे ऐसे बनेगा, टेक्नोलॉजी से भी आपका ऐसे बनेगा, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ आपका जो हमारा समाज है, संस्कृति है और हमारी पॉलिटिक्स है, वहां से भी आपका एक निबंध बनेगा। तो इन टॉपिकों से आपके निबंध निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये तीसरा पेपर होगा। और आप देखिए इसमें 600 वर्ड में आपको निबंध लिखना है, 35 मार्क्स का है। 600 वर्ड में लिखना है, 35 मार्क्स है। 600 वर्ड में लिखना है, 30 मार्क्स है। यानी कि आपको 1800 वर्ड लिखने हैं 3 घंटे में, जो कि एक चैलेंजिंग टास्क होता है। ऐसा नहीं कि बहुत आसान होता है, थोड़ा इसमें समय लगता है, तो इसका आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जो इसका सिलेबस या पैटर्न है आर का वो क्या है, कैसा है। तो इसमें समझ गए ना
प्री होगा सबसे पहले आपका जीएस पूछी जाएगी, उसमें रीजनिंग होगी, उत्तराखंड जीके होगी, करंट अफेयर होंगे, कंप्यूटर वगैरह होगी, जनरल साइंस होगी। सेम वैसा ही पेपर आपका मेंस का पहला पेपर होगा जीएस का। सेकंड पेपर मेंस का जो आपका होगा हिंदी आलेखन का होगा, इसमें पत्र लेखन और इसके अलावा जो पारिभाषिक शब्दावली होती है ऑफिस की वो पूछी जाएगी। और तीसरा पेपर आपका ऐसे का होगा। ऐसे वाला जो पेपर है दोस्तों, ये आप हिंदी या इंग्लिश बोथ किसी में भी लिख सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी में लिखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में ऐसे को लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। बाकी सेकंड पेपर तो आपको हिंदी में ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी आपका ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें कि हिंदी या इंग्लिश में, तो हिंदी में ही ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और पहला पेपर तो आपका बाइलिंगुअल होगा ही, मेंस का जीएस का जो ऑब्जेक्टिव होगा ये बाइलिंगुअल होगा, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस पैटर्न आपका क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो सिलेबस हमने देख लिया, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। इस भर्ती में देखिए दोस्तों, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बेसिक क्लियर करना है। जनरल साइंस, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, उत्तराखंड जीके। उत्तराखंड जीके में भी आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, केवल नॉर्मल सी बुक से आपका काम हो जाएगा। और पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन पूछेगा उनको देख के भी काम आपका हो जाएगा। इस भर्ती में करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, उत्तराखंड जीके वगैरह सामान्य रहेगी और फालतू बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, पेपर का नेचर कैसा भी हो, जहां तक इसकी प्रारंभिक पेपर की जो कट ऑफ रहेगी वो 95 टू 105 के बीच में रहने वाली, जैसे आपने लोअर पीसीएस में भी देखा होगा। हालांकि लोअर पीसीएस में 12 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, बहुत बड़े अमाउंट में क्वेश्चन डिलीट हुए, बट फिर भी दोस्तों 95 से लेकर 105 के बीच जनरल कैटेगरी का जो स्कोर होगा वो सेफ स्कोर माना जाएगा प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि कम वैकेंसी है और ज्यादा लोग इसको लेना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट ही मानी जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन इस एग्जाम में रहने वाला है। बाकी प्री में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, प्री अगर आप मजबूत करते हैं अपना प्री का खंड, तो इसका यकीनन फायदा आपको मेंस के जीएस पेपर में मिलेगा भैया। प्री में आप मान लो 115 120 नंबर ले आते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका जीएस का जो फर्स्ट पेपर होने वाला है मेंस में वो बेहतर होगा, क्योंकि फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो लगभग उसी पैटर्न में मेंस भी होगा आपका, प्री के पैटर्न पर ही आपका मेंस का पेपर भी बनाएगा। ठीक है। तो ये सिलेबस और पैटर्न का हमने यहाँ पे क्लियर किया। वीडियो में फिर बोलना दोस्तों, स्वाभाविक है लंबा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये वीडियो देखना उतना ही जरूरी है दोस्तों आपके लिए, जितना तैयारी करने से पहले आप सभी चीजें सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्री में आपको गाइड किया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सभी चीजें समझा रहा हूँ, और इन चीजों को आप फॉलो करके तो यकीन मानिए आप जिस दिन सेलेक्ट होंगे उस दिन मुझे धन्यवाद बोलेंगे। बाकी देखिए सबसे अब दूसरा इसमें जो पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है बुक लिस्ट। देखिए आज कंटेंट तो बहुत चीजों का है, आपको कंटेंट बहुत से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आ जाएंगे कि हमारा ऑनलाइन कोर्स लीजिए, कोई ऑफलाइन पढ़ा रहा होगा, कोई कहीं से आ रहा होगा, हो सकता है हम भी कोर्स ले आए, बहुत सी चीजें होंगी। बट सबसे मेन चीजें रहती है कि आपके पास अपनी बुक्स होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम के लिए बुक लिस्ट बहुत जरूरी है और उन बुक्स को फॉलो करना जरूरी है जहां से एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और हमेशा ही रहा है दोस्तों, पेपर हमेशा ही बुक से ही बनता है, क्वेश्चन वहीं से सेलेक्ट होते हैं। तो आपको बेसिक चीजें या बेसिक बुक्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप एडवांस और रिवीजन के लिए यूट्यूब, ऑनलाइन क्लासेस, इंटरनेट के साथ जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं बात करता हूं दोस्तों, सामान्य हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। देखिए सामान्य हिंदी के लिए मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा दोस्तों आपको, जो सामान्य हिंदी के आपके दो सेक्शन है मेंस में। सेकंड सेक्शन है दोस्तों आपका पत्र लेखन वाला, आपने देखा, उसके साथ साथ उसमें सारांश लेखन है, समरी वाला, जिसमें 1/3 सारांश आपको लिखना पड़ता है टाइटल के साथ। और साथ ही इसमें पारिभाषिक शब्दावली जो आपको लिखनी है, ऑफिस के जो वर्ड होते हैं। तो ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी सामान्य हिंदी, जो हमारी बुक आती है हरदेव बाहरी जी की। ये इसका देखिए हार्ड कवर बुक का फ्रंट पेज है, इसीलिए मैंने इसमें इमेज भी लगाई है, ताकि आप ऑर्डर करेंगे या दुकान में लेने जाएंगे तो इसी बुक को आप लीजिएगा। ठीक है। तो इसके राइटर हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी और डॉक्टर केदार शर्मा। अगर बात करें दोस्तों इसमें कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे, तो जो भी टॉपिक आपके ROAR में पूछे जाने हैं या जहां से भी क्वेश्चन बनना है, अभी ऐसे की मैं बात नहीं कर रहा, निबंध की बात नहीं कर रहा, केवल हिंदी वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो हिंदी के सभी टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। और अगर प्री में भी हिंदी के क्वेश्चन पूछते हैं जनरल हिंदी का आयोग, इस बार अगर पैटर्न चेंज होता है, तो सामान्य हिंदी के लिए जो व्याकरण का पोर्शन है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। यानी कि ऑल इन ऑल बोल सकते हैं बुक है ये, ऑल इन वन बुक इसको बोल सकते हैं, और साथ ही बहुत ही ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। ठीक है। तो इसमें जो भी टॉपिक है, पत्र लेखन, सारांश लेखन, परिभाषिक शब्द वाला, ये सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे इस बुक के अंतर्गत। तो हिंदी के लिए केवल और केवल इस बुक को ही मैं रिकमेंड करूंगा। इसके बाद देखिए सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, तो जीएस वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, जीएस। कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारे पास तो केवल लूसेंट जीके की बुक है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास महेश कुमार वाणवाल जी वाली बुक है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास घटना चक्र वाली बुक है, और कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास दृष्टि की जो क्विक रिवीजन बुक होती है वो है।
इसके अलावा भी और भी बुक आते हैं दोस्तों, हमारी जीएस मंथन करके बुक आती है। तो ये सभी बुक्स में से आपके पास कोई भी बुक हो दोस्तों, आप उसके साथ तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता है नहीं इस एग्जाम के लिए। जिसके पास लूसेंट जीएस है वो भी इस तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि लूसेंट जीएस से ही आपके सभी क्वेश्चन बनने हैं। लूसेंट जीएस में सभी टॉपिक्स क्लियर किए हुए हैं जो भी इस एग्जाम में बनने हैं, जैसे कि साइंस वाला पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके साथ स्टैटिक जीके और कंप्यूटर वाला पोर्शन, ये सभी लूसेंट जीके में दिया हुआ है। तो आप लूसेंट जीके बुक है तो उससे भी तैयारी कर सकते हैं। महेश कुमार वानवाल वाली बुक है तो इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास दृष्टि की क्विक बुक्स हैं अलग अलग तो इससे भी कर सकते हैं। घटना चक्र की अलग अलग किताबें हैं, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, सामान्य विज्ञान आदि की, तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। बट थोड़ा अगर आपको डिटेल में जाना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके इस एग्जाम को क्रैक करूं, जो कि आपकी जो ये पढ़ाई है आगामी भर्तियों में भी काम आए, जैसे कि अभी पीसीएस का फॉर्म आ जाएगा या लोअर पीसीएस का फॉर्म आएगा, तो उसमें भी आप चाहते हैं कि जीएस मेरी मजबूत हो और आगे भी काम आए, तो इसके लिए फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों, दृष्टि का जो ये क्विक बुक आती है, देखिए इमेज में इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ऑर्डर कर सकें। ठीक है, दृष्टि की देखिए क्विक बुक नाम से पुस्तकें आती हैं, जैसमें इसमें भारत का भूगोल है, ऐसे ही भारत का इतिहास करके किताब आती है, और साथ ही इसकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अन्य किताबें भी आती हैं, जनरल साइंस वगैरह सभी किताबें आती हैं, जो भी आपका सिलेबस में दिया गया जितने भी सब्जेक्ट, वो आपके सभी किताबें इसकी सेपरेट आती हैं, और ये क्विक बुक नाम से आती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये बुक आप ले सकते हैं। इस बुक में दोस्तों आपका ब्रीफ में काफी चीजों से काफी अच्छे से चीजों को समराइज भी किया गया है, वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो, अन्य कोई भी टॉपिक हो। तो अगर आप ये बुक्स लेते हैं तो ये बेहतरीन किताब है, और आप लूसेंट या घटना चक्र से भी पढ़ रहे हैं तो फिर भी बेहतरीन है। किताबों को बदलने की कोशिश ना करें। ठीक है, और कंप्यूटर के लिए अगर आप लेना चाहते हैं स्पेशली, वैसे तो मैं बोलूंगा कंप्यूटर का जो कंटेंट है आपको इंटरनेट पे ही मिल जाएगा, कंप्यूटर का कंटेंट आपको यूट्यूब के क्लासेस में मिल जाएगा बहुत सी जगहों पे। बट फिर भी आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के लिए भी हम कोई अलग से बुक लें, तो आप लूसेंट जीके की बुक ले सकते हैं अलग से। छोटी सी एक बुक आती है लूसेंट जीके की कंप्यूटर की, तो वो छोटी सी किताब आप ले सकते हैं, ज्यादा पृष्ठ भी नहीं होते उसमें, 50-60 पृष्ठों की बुक है ये। इतना आप पढ़ेंगे तो काफी है। तो लूसेंट जिनके पास है जीएस, उसमें तो सभी पोर्शन दिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस वगैरह, स्टैटिक जीके। तो लूसेंट जीएस भी अच्छी है भाई, घटना चक्र भी अच्छी है। और अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हैं और बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो फिर ये क्विक बुक जो आप है दृष्टि वाली ले सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग। ठीक है, एक ही में नहीं आती है कंबाइन, जैसे भूगोल की अलग आएगी, इतिहास की अलग आएगी, इकोनॉमिक्स की अलग होगी, पॉलिटी की अलग होगी, जनरल साइंस की अलग होगी, उसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं उसकी भी अलग होगी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो भी होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए अन्य चीजों की तरफ भागने की कोई आवश्यकता नहीं भैया। एक चीज का ध्यान रखना, अपने जो सोर्स है ना उनको सीमित रखना। जो भी आपके स्टडी सोर्स है, स्टडी मटेरियल है, उसको आपने नियमित रखना है, उसको आपने सीमित रखना है। सीमित का मतलब लिमिटेड रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत सी किताबें ला रहे हैं, बहुत सी जगहों पे भाग रहे हैं, तो उससे आपको बहुत दिक्कत होगी, पढ़ाई में डिस्टरबेंस तो होगी, साथ ही बर्डन भी हो जाएगा एक्स्ट्रा, और वो चीज़ कभी काम भी नहीं आएगी। क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर ही क्लियर होंगे। आप देख लीजिए कोई भी पेपर, अभी ग्राम विकास अधिकारी वाला जो पेपर हुआ था स्नातक स्तरीय, उसमें देखिए जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे उतने से ही काम चल गया था। हालांकि पेपर लेंदी था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उसमें डाले गए थे, बट फिर भी जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे थे उसका काम हो गया था। तो यही चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड जीके के लिए। उत्तराखंड जीके इसमें 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री में। तो भैया उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप या तो बिनसर वाली बुक पढ़ लीजिए, ईयर बुक, या आप परीक्षा वाणी जो कि एवरग्रीन पुस्तक है उसको पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ आप परीक्षा वाणी की जो डिस्क्रिप्टिव बुक है उसके साथ साथ आप परीक्षा वाणी की एक प्रैक्टिस वर्क बुक भी आती है एमसीक्यूज फॉर्मेट में। ठीक है, एमसीक्यूज वाली वो भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको चाहिए कि इन बुक्स को नहीं लेना है, उत्तराखंड वैसे पढ़ लें, तो यूट्यूब पर भाई बतेरा कंटेंट पड़ा हुआ है, हमारे चैनल पे भी बहुत सा कंटेंट है, आप उसको देख लीजिए। और साथ ही हमारी जो टेस्ट सीरीज है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, उसको फॉलो कीजिए, या आप हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे जाइए, वहां से यूके जीके टेस्ट सीरीज ले लो, चैप्टर वाइज वाली भी ले लो, और जो अलग अलग बुक्स से मिक्स करके बनाई वो भी आप ले सकते हो। उत्तराखंड के लिए आपको ज्यादा डिटेल में ज्यादा कोई भी किताब ना पढ़े, ज्यादा अपना बर्डन ना बढ़ाए भैया, साफ कहना सुखी रहना। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स का भाई मेन रोल है, आपका प्री वाले पेपर में भी मेन रोल रहेगा, और जो जीएस का पहला पेपर होगा मेंस का, उसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर के लिए भैया आप कोई भी प्रमाणिक जो मैगजीन होती है या हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। प्रमाणिक मैगजीन की मैं बात करूँ तो बहुत सी मैगजीन आते हैं बाजार में, जैसे कि स्पीडी वाली आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपका दृष्टि की आ जाती है मंथली बुक। बहुत सी बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब में बहुत से चैनल है जहां से आप करंट अफेयर्स के अपने नोट्स बना सकते हैं।
इतना भी नहीं करना है। आप चाहते हैं कि आपको सोर्स एक ही जगह पे मिल जाए, सभी करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह पे मिल जाए, तो आप हमारे करंट अफेयर्स का कोर्स ले सकते हैं जो कि लाइफ टाइम कोर्स है। एप्लीकेशन पे अगर आप हमारे जाते हैं तो एप्लीकेशन स्टोर पे आपको हमारे एक ये कोर्स मिलेगा, उत्तराखंड करंट अफेयर्स एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का लाइफ टाइम कोर्स। तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स का प्राइस 145 है और इसका एक्सेस लाइफ टाइम है, यानी कि एक बार आपने इस कोर्स को ले लिया, इसकी वैलिडिटी फिर खत्म नहीं होगी, ये हमेशा के लिए है, बस एक ही बार आपको ये पैसा देना है। कंटेंट की बात करें तो अभी देखिए इसमें जनवरी से लेकर अभी जून तक के करंट अफेयर आपके नेशनल इंटरनेशनल अपलोड है। और साथ ही बात करते हैं दोस्तों, जनवरी से लेकर जून तक के उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी इसमें लोड है, यहाँ अपलोड है। ठीक है, अभी जुलाई वाले अब अगस्त में अपलोड होंगे। तो ऐसे ही इसमें हर माह के करंट अफेयर्स नेक्स्ट मंथ के 5 से 10 तारीख के बीच में अपलोड कर दिए जाते हैं। बट ध्यान रखें दोस्तों, इसमें जितने भी आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, उत्तराखंड करंट अफेयर्स या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वो केवल और केवल क्यूज मोड में आपको मिलेंगे। ठीक है, वो आपका क्यूज होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से क्यूज मोड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, ये देखिए। ठीक है, ऑप्शन बेस्ड में, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं खुद लिख के, और ऐसे आपको मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, और ऐसे ही आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी मिलते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप ये कोर्स भी फॉलो कर सकते हैं हमारा। वैसे अगर आपको ज्यादा टाइम अपना एंगेज नहीं करना, दाएं बाएं नहीं देखना, तो ये बेहतरीन रहेगा, तो इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं जनरल रीजनिंग के जो क्वेश्चन बनेंगे भैया, इसके लिए क्या करें हम। तो रीजनिंग का जो पोर्शन आएगा दोस्तों, केवल प्री में ही आना है, और 20 से 30 क्वेश्चन इसमें बनेंगे रीजनिंग के आपके। इसके लिए कोई भी आप प्रामाणिक जो रीजनिंग की किताब आती है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर बहुत सी फ्री क्लासेस हैं रीजनिंग की, आप बहुत से चैनल है भाई पूरे भारत के जो रीजनिंग करवाते हैं। तो संबंधित टॉपिक्स जो भी होते हैं, जैसे कि आपका वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसके साथ ही हमारा वर्क टाइम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, और इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आप, या जितने भी क्लासेस हैं, आपको फ्री में यूट्यूब में मिल जाएंगे। आप सर्च करके देखिए और अच्छे से समझिए, कोई अलग से चीज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ऐसे राइटिंग के लिए दोस्तों, इसके लिए भी मैंने एडिशनल आपको एक बुक दिखा दी है यहाँ पे। अगर आपको ऐसे राइटिंग करनी है, वैसे तो मैं बोलूंगा जो निबंध लेखन होता है ना, ऐसे राइटिंग यहाँ पे शो करता है आपकी स्किल। ऐसे राइटिंग से एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बंदे का लेवल क्या है। अगर मैं बोलूँ कि किसी किताब में जो ऐसे दिया है आप उसको पूरा डिक्टो कॉपी पेस्ट करके आओ, तो ये अच्छी बात नहीं होगी दोस्तों। ऐसे को आपने अपने भाषा शैली से, आपने अपने विचारों से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। यही एक अच्छे कैंडिडेट की निशानी होती है कि वो ऐसे को कितना रोचक बना सकता है, या कितना और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टेड बना सकता है, जिससे कि एग्जामिनर बहुत ज्यादा प्रभावित हो और एक अच्छे खासे नंबर से उस बच्चे को रिवॉर्ड दे। ठीक है, तो ऐसे के लिए, बट फिर भी कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता कि बेसिक ऐसे हम कैसे शुरू करें, तो उसके लिए एक बुक आती है जो कि अरियंत नाम से आती है, अरियंत पब्लिकेशन की निबंध माला एक बुक आती है। तो आप ऐसे के लिए जो तीसरा पेपर है मेंस में आपका, उसके प्रैक्टिस के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको फॉलो करके ऐसे लिखना शुरू करेंगे, और बाद बाद में आप सीखेंगे कि कैसे ऐसे को इम्प्रूव किया जाता है, और अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपको दे दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इस पर एक वीडियो दूंगा कि आप एक ऐसे को कैसे इंप्रेसिव बना सकते हैं और कैसे मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कि जिससे आपको अदर कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स मिले और एग्जामिनर आपसे ज्यादा प्रभावित हो। इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो अलग से वीडियो आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपकी बुक्स। तो लगभग जितनी भी बुक्स थी दोस्तों, मैंने आपको बता दी कि किसके लिए आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि, एक मिनट। ठीक है, अब जो इसकी मेन स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना है। देखिए, अब सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी दोस्तों कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, सिलेबस कैसा है, पैटर्न कैसा है, सब बातें हो गई। बुक्स आपने कौन कौन सी फॉलो करनी है। बट इस परीक्षा को पहले ही प्रयास में अगर आपको क्रैक करना है तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, सिलेबस को हमेशा सामने रखें और फॉलो करें। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो भी आपका सिलेबस दिया गया है ना, जहां पे भी आपका स्टडी टेबल है, प्री का मेंस का जो भी सिलेबस है, वो अपने स्टडी टेबल के सामने आप अपने सिलेबस को चिपका दीजिए, और उस सिलेबस को हमेशा फोकस कीजिए। फोकस का मतलब ये है कि उस सिलेबस में जितने टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, बस उन्हीं का रिवीजन और प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके अलावा आपने कोई भी टॉपिक नहीं खोलना है जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो सिलेबस को आपने हमेशा सामने रखना है और फॉलो करना है। दूसरा जो पॉइंट है, देखिए, सिलेबस के अनुसार अपने नोट्स जरूर बनाएं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की जो पहली कड़ी होती है दोस्तों, वो आपके नोट्स मेकिंग होती है। कोई एग्जाम, देखिए, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो या ना हो, केवल ऑब्जेक्टिव हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए चीजों को समझ के अपने हिसाब से अपने नोट्स बना रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, जो ट्री मोड में नोट्स बनते हैं उनको आप कोशिश कीजिए,
जो कि बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं ना, स्ट्रीम मोड में नोट्स बनाते हैं, उनको बनाइए आप। तो सिलेबस को सामने रखकर सिलेबस के अनुसार ही अपने नोट्स बनाएं, सामान्य अध्ययन के, सामान्य हिंदी के। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, जनरल साइंस, कंप्यूटर, उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर्स के, तो इन सभी टॉपिक्स के नोट्स खुद बनाएं, किताब से फॉलो करते हुए भी बनाएं। अगर आप किसी की क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी अपने नोट्स प्रिपेयर करें। केवल देखिए, अगर कहीं से आपको पीडीएफ मिलती है स्टडी मटेरियल की, उसको आप प्रिंट आउट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उससे फायदा नहीं है। अपने नोट्स जब आप बनाएंगे ना, देखने से, लिखने से और अधिक लंबे समय तक दोस्तों आपको हर चीज याद रहती है, और इसका निश्चित बेनिफिट आपको मिलता है हर एग्जाम में। तो सिलेबस के अनुसार अपने नोट्स जरूर बनाएं। लिखने का अभ्यास नियमित करें भैया। देखिए, अपने नोट्स बनाएंगे प्री के लिए, मेंस के लिए, तो उसमें लिखने का अभ्यास तो आप करेंगे, बट एडिशनल आपको देखिए इसमें ऐसे लिखना है, 1800 आपको वर्ड्स का ऐसे लिखना है, 3 ऐसे लिखने हैं। तो आपको प्रैक्टिस तो चाहिए भाई लिखने की, इसलिए कोशिश करें कि नियमित अभ्यास किया जाए लिखने का। ज्यादा भी नहीं तो 4-5 पेज, 6-7 पेज कोशिश करें लिखने की। स्टार्टिंग 1-2 पेज से ही करें, 3-4 पेज से ही करें, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते हुए 10 पेजों तक, 12 पेजों तक ले जाएं पर डे, ठीक है। तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। प्रतिदिन पढ़ाई को 5 घंटे से कम 5 घंटे पढ़ाई आपने करनी है स्टार्टिंग में। अगर आपका बिल्कुल जीरो है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो फिर थोड़ा आपको और ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। बट मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे कोई मान लीजिए कोई वर्क प्रोफेशनल है या कोई पहले से काम कर रहा है, किसी जॉब में है, फिर भी आपको कम से कम 5 घंटे देने पड़ेंगे अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए। अगर आपको 50-50 या डवाडोल स्थिति या किस्मत के सहारे बैठना है, तो आप कम समय दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। बट आपको निश्चित सफलता चाहिए इस एग्जाम में, तो कम से कम 5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। इन 5 घंटों में दोस्तों आपको सभी टॉपिक्स का लिस्ट बनाना है कि मैं क्या करूंगा, और डेली रूटीन में भी इसमें फिक्स होना चाहिए कि मंडे टू संडे का जो आपका रूटीन होगा, इसमें आप इन 5 घंटों में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, करंट अफेयर को कितना समय देना है, हिंदी को कितना देना है, जीएस को कितना देना है। तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कीजिएगा दोस्तों। आप डे वाइज भी अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, और इसका निश्चित बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कम से कम 5 घंटे पढ़ाई करनी है भैया, ठीक है। ज्यादा सोर्स फॉलो ना करें, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो भी मैंने बुक लिस्ट आपको यहाँ पे बताई है, बस इतने ही बुक लिस्ट को आप फॉलो करें दोस्तों। इसके अलावा मान लीजिए अगर हम कोर्स, अगर इस एग्जाम के लिए कोर्स निकालते हैं, तो आप उस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, या जिस भी इंस्टीट्यूट पे या जिस भी ऑनलाइन कोर्स पे आपको भरोसा है, आप उसको भी इनरोल कर सकते हैं। बट इतना मैं बोलूंगा कि ज्यादा सोर्स को फॉलो ना करें। जो भी बुक लिस्ट आपको बताया उसको, या जिसके साथ आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जाना चाहते हैं, उसको आप फॉलो करें। और साथ ही दोस्तों, इसमें प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहें। अब प्रैक्टिस सेट के लिए मैं बात करूंगा कि ज्यादा प्रैक्टिस सेट जीएस के आपको लगाने होंगे, क्योंकि जीएस का जो पेपर है प्री में भी रहने वाला है और आपका मेंस में भी रहने वाला है। तो जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने होंगे दोस्तों। अगर आपको सुनिश्चितता करनी है कि पहले प्रयास में सफलता मिले, तो जीएस को आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट की बात रही, तो दोस्तों आरओ के लिए जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो किस तरीके से लॉन्च किए जाएंगे, वैसे मेरा पूरा प्रयास है कि इसके लिए मैं क्लासेस आपको दूं। बट मैं सोच रहा हूँ कि जो भी क्लासेस होंगी जीएस की, उत्तराखंड जीके की या अन्य क्लासेस, वो मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में दे दूं। और जो इसकी टेस्ट सीरीज रहेंगी केवल वो पेड रहेंगी, प्री की और मेंस की। ये मेरा अभी प्रारंभिक विचार है, अब इस पे आगे क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, जल्दी ही अपडेट करूंगा। मैं नहीं चाहता कि यार जो पढ़ाई वाले जो वीडियोस होते हैं वो ज्यादा पेड में रखे जाएं, ठीक नहीं लगता। क्योंकि बच्चों के साथ देखिए, बच्चे एक एक रुपए बहुत मुश्किल से जोड़ पाते हैं, और बहुत सी विषम परिस्थितियां होती हैं जहाँ पे वो सर्वाइव कर पा रहे हैं नेक्स्ट भर्ती के लिए। और उस दर्द से मैं भी गुजरा हूँ दोस्तों, उस दौर को मैंने भी देखा हुआ है, तो मैं फील कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो इससे संबंधित वीडियोस होंगी वो यूट्यूब पर ही दी जाएं, और जो संबंधित टेस्ट सीरीज होगी प्री और मेंस की, वो थोड़ा पेड रखी जाए, ताकि जो भी उसको बनाने में लोग हमारे यूज होंगे उनकी वैल्यू उनको दी जा सके। तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट हम सोचेंगे कि क्या होता है, आगे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बट तब तक आपको जिस भी सोर्स से प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जीएस के जितने भी प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं या करंट अफेयर्स के जो भी प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा उनको फॉलो कीजिएगा। अगला जो पॉइंट है भैया, देखिए किसी भी परीक्षा का जो प्रायोजन होता है सिर्फ आपकी सामान्य समझ और बौद्धिक क्षमता को परखना है। आप समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के काबिल है या नहीं है, इसी चीज को जांचने के लिए आयोग इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है प्री और मेंस में। बस इतना ही है दोस्तों, और हर चीज में सामान्य लिखी हुई है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका बौद्धिक स्तर या बौद्धिक क्षमता इतनी होनी चाहिए कि अगर आप सचिवालय या लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बनते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। बस यही चाहता है आयोग। बहुत ज्यादा इंजीनियर और बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड की भी आयोग को जरूरत नहीं होती है, इस चीज को समझिएगा दोस्तों। ये बहुत गहराई वाली बात है, इसको कोई अन्यथा ना ले। ज्यादा बोल सकते हैं ना, जो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है या ज्यादा अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऊपर रखता है, ज्यादा सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो ऐसे आदमी के लिए एग्जाम नहीं होता। एग्जाम हमेशा एवरेज स्टूडेंट के लिए होता है,
जो एक परीक्षा की रणनीति को फॉलो करता है, सिलेबस को फॉलो करता है और कंटिन्यूटी बनाता है, और वही एवरेज स्टूडेंट उस पूरे चक्र को पार करके सिलेक्शन लेता है। जो आपका ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होता है या ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है, वो इसी भ्रम में होता है कि मैं आसानी से कर लूंगा, और वो चीज़ें कभी क्लियर नहीं हो पाती। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो सिंपली सभी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, हम उसको ज़्यादा कठिन बनाते हैं, तो ये समझना है। किताबों को अधिक समय दे दोस्तों, और जरूरत पड़ने पर ही इंटरनेट और अन्य सोर्सेज की मदद लें। तो मैं हमेशा यही बोलूंगा, यूट्यूब चैनल हमारा भी है और आज ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके व्यूज पाने के भूखे हैं या आपको मैं हमेशा वीडियो देके एंगेज रखूँ, ये भी सही बात नहीं है। जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो चीज़ें आपके काम आएंगे, जो भी गाइडेंस आपको चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, जैसे आज ये वीडियो आ रही है जिसमें आपको बुक लिस्ट और जो भी स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, तो इस चीज़ के लिए आप वीडियोस को, इंटरनेट सोर्सेज को फॉलो कीजिए। या बुक में आपको किसी सोर्स पे या बुक में कोई भी आपको तथ्य लगता है गलत है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप इंटरनेट या यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन क्लासेस में तो आपको इंटरनेट का मदद लेना ही पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस को देखते हुए आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट ज़्यादा समय फिर भी किताबों को दें, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स भी अगर आपने लिया तो किताबों को भी टाइम देना है, किताब से भी रिवीजन करना है, और केवल जरूरत पड़ने पर ही आपको ज़्यादा नेट सर्फिंग या अन्य चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि किताबों के जो फैक्ट होते हैं और वेब पे जो फैक्ट होता है उनमें भी अंतर देखने को मिलता है, और कई बार हम वेब के जो फैक्ट होते हैं उन्हीं को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, किताबों को ज़्यादा आपने फोकस करना है। बाकी भैया, आत्मविश्वास, दृढ़ता और धैर्य, ये तो उत्तराखंड के हर एग्जाम में बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के सभी एग्जाम लगभग 3 से 5 वर्षीय होते हैं, और खासकर खासकर जो लोक सेवा आयोग के एग्जाम है दोस्तों, इनमें तो आपको संयम बना के रखना ही होता है, बहुत लंबे समय में रिजल्ट आता है इसका। ऐसा नहीं कि यूके ट्रिपल एससी की तरह, आजकल तो यूके ट्रिपल एससी 1 हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट निकाल रहा है। हर बार ऐसा नहीं होगा, आयोग पहले ये भी हमारा यूके ट्रिपल एससी 5-6 माह में ही रिजल्ट निकालता था। और बात करें यूके पीसीएस की, तो यूके पीसीएस का जो है भैया सीन वो थोड़ा लंबा रहता है। तो इसलिए इस परीक्षा में आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दृढ़ता होनी चाहिए दोस्तों, डेडिकेशन, और साथ ही पेशेंस तो मस्ट नीडेड है। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो भैया प्रतियोगी परीक्षाओं का कैंडिडेट बनने के लायक ही नहीं है मेरी नजर में। तो जिसके अंदर पेशेंस है और उसकी बुद्धि क्षमता थोड़ा कम भी है, और वो धैर्य की बलबूती पर दोस्तों एक लंबे समय के बाद भी सफलता अचीव करने की क्षमता रखता है, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी दोस्तों देखिए, कोई भी हम एग्जाम का प्लान करते हैं या किसी भी कार्य का प्लान करते हैं, तो योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ आंतरिक इच्छा होती है। ये तो आप याद रखना दोस्तों, ये पॉइंट तो मैं खुद फॉलो करता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे कोई भी पोस्ट चाहिए दोस्तों, तो उस पोस्ट के लिए जो भी स्ट्रेटेजी होती है, जो भी योजना होती है, जो भी प्लान होता है, टाइम टेबल होता है, वो मुझे फिक्स करना ही होगा, तब जाके वो मेरी योजना पूरी होगी। अगर मैं खाली मन में सोच रहा हूँ कि मुझे समीक्षा अधिकारी बनना है, सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है, ना ही मेरा कोई रूटीन है, ना ही कोई मैं किताबें फॉलो कर रहा हूँ, ना ही कोई कैश सीरीज लगा रहा हूँ, कोई भी रूटीन में फॉलो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ के मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं समीक्षा अधिकारी बन जाऊंगा, तो ऐसी जो आपके लक्ष्य होंगे वो केवल आपकी इच्छा है। क्योंकि लक्ष्य जो होता है दोस्तों, लक्ष्य को भैया एक प्लान चाहिए होता है। लक्ष्य को एक बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ कि बोलते हैं ना, अनुशासन, अनुशासन के बिना, योजना के बिना लक्ष्य अधूरा होता है। फिर लक्ष्य सिर्फ आपकी इच्छा रह जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत सी बुक्स में ये बात लिखी गई है, और ये मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए उसमें सबसे बेहतरीन पॉइंट यही है, 100% जो काम करता है, कि अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे किसी भी टारगेट के लिए, तो फिर वो आपका टारगेट वेस्ट है। प्लान बनाना बहुत जरूरी है, और उस प्लान को ही, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप चल के, उस प्लान के अकॉर्डिंग खुद को ढाल के ही दोस्तों आप सक्सेस से हाथ मिलाते हैं। और ये मेरा यकीन मानिएगा, ये मेरा दावा है, और मैं गारंटी देता हूँ, जो बंदा इस प्लान को बना लेता है वो हमेशा अपनी चाही हुई चीज को पाता है। वो सक्सेस ही नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज है, वो बिजनेस हो सकता है, वो उसका स्टार्टअप हो सकता है, उसकी मनपसंद जॉब हो सकती है, उसका मनपसंद घर हो सकता है, कोई भी चीज जो उसने चाही है वो हमेशा उसको मिली है जब भी उसने अपने लक्ष्य के लिए कोई योजना या प्लान बनाया हो। विदाउट प्लान आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल वेस्ट है, टाइम जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों। बाकी बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों, कि जो आपका प्री पेपर है, मेंस पेपर है, स्ट्रेटेजी है, बुक लिस्ट है, सब मैंने आपको बता दी। हाँ, इसमें जो तीसरा पेपर होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आप मेंस क्लियर करते हैं, 300 नंबर का आपका मेंस है, मैं आपको बता चुका हूँ। 300 नंबर के मेंस के बाद आपका एक पेपर होगा क्वालिफाइंग, 300 में से मेरिट आएगी इसकी, और जो भी अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट होंगे मेंस के पेपर के बाद, तो मेंस पेपर के बाद इसमें आपका होगा एक क्वालिफाइंग नेचर का बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशनल प्रैक्टिस एग्जाम, ठीक है, जो कि अभी आपका कनिष्ठ सहायक में भी था और अन्य भर्तियों में भी होता है, जैसे कि जो हाईकोर्ट आर ओ आता है उसमें भी रखा गया था, महाधिवक्ता कार्यालय के आर ओ में भी ये पेपर था, जो कि खाली बेसिक नॉलेज पे बेस्ड होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग होता है।
100 मार्क्स का ही पेपर होता है, इसमें से 40 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोट 3 में साफ दिया गया है कि भाग 1 में अर्जित अंक अंतिम चयन परिणाम में नहीं जोड़े जाएंगे। उक्त परीक्षा केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी, जिसमें 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। केवल क्वालिफाइंग है। मेरिट केवल और केवल मेंस पेपर पे बनेगी, 3 पेपरों पे, जीएस, हिंदी और ऐसे पर। ये 3 पेपर से ही आपकी मेरिट बननी है। ठीक है, बाकी जो दूसरा जो भाग है इसका देखिए, कंपलसरी ओनली फॉर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इस चीज का ध्यान रखें, क्या लिखा है, कंपलसरी यानी कि अनिवार्य है। एआरओ की भर्ती के लिए दोस्तों आपका प्रैक्टिकल अनिवार्य है, जिसमें आपके 8000 की डिप्रेशन की स्पीड होनी आवश्यक है। और एक आपका ऑप्शनल रहेगा कि इंग्लिश टाइपिंग आप करना चाहे तो ऑप्शनल है, बट हिंदी टाइपिंग इसमें अनिवार्य है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए। बाकी देखिए भाग 3 में भी कंपलसरी दिया गया है रिव्यू ऑफिसर के लिए, यानी कि समीक्षा अधिकारी, आरओ। उत्तराखंड सेक्रेटरी में अगर आपको जाना है, सेक्रेटरीट में यानी कि उत्तराखंड सचिवालय में अगर आपको आरओ बनना है, समीक्षा अधिकारी, तो आरओ वाली पोस्ट के लिए आपको यहां पर हिंदी टाइपिंग करनी होगी। सचिवालय के समीक्षा अधिकारी के लिए आपको हिंदी टाइपिंग करनी होगी, जबकि लोक सेवा आयोग का जो समीक्षा अधिकारी है उसके लिए आपको हिंदी टाइपिंग नहीं करनी है, यानी कि टाइपिंग नहीं है। लेकिन एआरओ की जो पोस्ट रहेगी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और सचिवालय दोनों जगह पे जो एआरओ होगा, एआरओ को तो टाइपिंग देनी ही है, लेकिन आरओ को केवल सचिवालय में जो सेलेक्ट होंगे उनको देनी है, जो लोक सेवा आयोग में सेलेक्ट होंगे उनको नहीं देनी है। ठीक है, तो ये टाइपिंग का इसमें मेजरमेंट है, आप देख लीजिएगा। बाकी देखिए इस वीडियो के बाद मैं इस पीडीएफ को भी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से देख लेना। ठीक है, बाकी बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों, जितने भी पॉइंट थे, जो भी मैं आपसे कहना चाहता था, जो भी बन पाया मुझसे, और जितनी मेरी नॉलेज है दोस्तों, इस एग्जाम को क्रैक करवाने में पूरी मैं आपकी मदद करूंगा। और इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने ठान लिया है लक्ष्य को पाना और आपने शुरुआत कर दी है, तो यकीन मानिए एक दिन आप वहां तक पहुंचेंगे। जिंदगी में देखिए किसी भी काम को, मान लीजिए मेरे कोई भी लक्ष्य है या कोई भी चीज मैं पाना चाहता हूं, तो जिस दिन मैंने उसका स्टार्टिंग फेज शुरू कर दिया, किसी भी लक्ष्य को पाने की जो शुरुआत है, अगर मैंने शुरू कर दिया ना, शुरू करने में ही आपने 50% अचीव कर दिया। क्योंकि किसी भी लक्ष्य प्राप्ति में जो पहला कदम होता है ना, शुरुआत करना, शुरुआत अगर आपने कर दी तो यकीन मानिए आप उस चीज के लिए तैयार हो, तो आपकी शुरुआत हो चुकी है। बाकी डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपके डेडिकेशन पे, आपके पेशेंस पे, और साथ ही आपके कॉन्फिडेंस पे। ये सभी चीजें मिलके दोस्तों किसी भी सेक्टर में आदमी को सफलता दिलाते हैं, ना केवल एग्जाम की दुनिया में मैं बोलूं, किसी भी क्षेत्र में, वो बिजनेस की दुनिया हो, कोई भी सेक्टर हो, अगर आदमी के अंदर ये चीज, 4 चीजें होती है, तो वो सफलता जरूर पाता है। बाकी देखिए दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको क्लियर की, क्या क्या चीजें इसमें होनी है, क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी है, क्या स्ट्रेटेजी आपको देनी चाहिए इसमें। और इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो, या मैं कोई आपको चीज क्लियर नहीं कर पाया, कोई पॉइंट क्लियर नहीं कर पाया, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा, अपना ध्यान भी रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।